तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूं अमित अमरेश फ्रॉम द एस्पिरेशन। और आज का ये जो एजुकेशनल वीडियो इस बारे में है, इस टॉपिक के बारे में है कि ये प्रोड्यूसर्स ऑफ ये मनी, यानी कि ये किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में, और अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो मनी के ये यानी कि ये प्रोड्यूसर्स ये कौन कौन सी ये संस्थाएं हैं, या उन्हीं को ये सप्लाई साइड ऑफ ये मनी भी हम लोग बोलते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्स में ये सवाल भी आते हैं। इसके अतिरिक्त जो एक सामान्य अंडरस्टैंडिंग होती है ये मनी की सप्लाई के बारे में, उसके भी बारे में हमारी ये समझ इस बारे में ये विकसित होगी। तो इस वीडियो को आप ये ध्यान से देखेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतवर्ष में ये दो संस्थाएं या दो इंस्टीट्यूशंस ऐसी हैं जो कि यानी कि ये मनी का सप्लाई साइड है, जिसको कि ऑफिशियली हम लोग ये जानते हैं या सामान्य लोग भी जानते हैं। एक आपको आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे देश का सेंट्रल बैंक भी है, और हमारे देश का सेंट्रल बैंक होने के नाते इसको ये सोल अथॉरिटी प्राप्त है कि यानी कि ये मनी को यानी कि आपको इशू करने की जो अथॉरिटी है, उसकी एकमात्र जो अथॉरिटी है या सोल अथॉरिटी वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का सेंट्रल बैंक भी है। और इस बारे में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि 1 रुपये से ऊपर के ये जितने भी ये करेंसी नोट्स होते हैं, 2, 5 यानी 10, 20, 50 ऊपर के यानी डिनोमिनेशन के जितने भी ये करेंसी नोट्स होते हैं, उन सारे ये नोट्स की जो इशूइंग अथॉरिटी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। उसको ये अधिकार प्राप्त है और ये कानून के द्वारा ये अधिकार जो है वो उसे ये प्रदान किया गया है। भारतवर्ष में अन्य कोई भी संस्था करेंसी नोट्स को इशू नहीं कर सकती है। इसके अतिरिक्त ये भारतीय संदर्भ में एक और संस्था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार भी ये मनी के सप्लाई साइड में आती है और मनी के ये प्रोड्यूसर के रूप में उसको हम लोग ये काउंट करते हैं। तो भारतीय सरकार जो है, तो भारत सरकार का जो फिनेंस मिनिस्ट्री है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या वित्त मंत्रालय हम जिसे बोलते हैं, उसको ये अथॉरिटी प्राप्त है कि वो यानी कि 1 रुपये का नोट और इसके अतिरिक्त ये जितने भी ये क्वाइंस होती हैं, वो चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन की हो, वो 2 रुपये की ये क्वाइन हो या 5 की हो या 10 की हो या 20 की हो, तो क्वाइंस और 1 रुपये का जो नोट होता है उसकी इशूइंग अथॉरिटी यानी उसको ये जारी करने की जो ये प्राधिकार है या उसकी अथॉरिटी जो है ये केंद्र सरकार के पास है। और इसको अगर और स्पेसिफिकली बोला जाए तो ये केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। इसीलिए आप इस चीज़ को हमेशा ये देखेंगे, या अगर आपके पास कोई अगर 1 रुपये का नोट हो तो 1 रुपये के ये नोट के ऊपर जो सिग्नेचर जो होता है ये भारत सरकार के वित्त सचिव का होता है, यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका सिग्नेचर होता है। और 1 रुपये से ऊपर के जो करेंसी नोट्स होते हैं उसको आपने देखा होगा कि उसके ऊपर वो आपको जो यानी कि सिग्नेचर होती हैं, वो सिग्नेचर वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ये गवर्नर की होती है। और चूंकि ये एक क्रेडिट मनी है, मतलब इसका ये अर्थ हुआ कि ये सब सारे ये लीगल टेंडर्स हैं, तो लीगल टेंडर्स होने के नाते जो गवर्नमेंट की ये बैकिंग होती है इसके पीछे, इन सारे ये करेंसी या नोट्स के पीछे ये होती है। तो मनी के ये प्रोड्यूसर्स में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो 1 रुपये के नोट को वो जारी करती है, उसकी इशूइंग अथॉरिटी है।
और जितने भी ये क्वाइंस होती हैं उसकी इशूइंग अथॉरिटी जो है वो आपको ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है। और फिर 1 रुपये से ऊपर के जितने भी ये करेंसी नोट्स होते हैं यानी हायर डिनोमिनेशंस के, उन सारे यानी कि करेंसी नोट्स की जो इशूइंग अथॉरिटी है उसकी सोल अथॉरिटी हमारे देश के यानी कि सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। तो ये 2 इंस्टीट्यूशंस आपको जो है आरबीआई और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये डायरेक्टली यानी कि मनी सप्लाई में ये कंट्रीब्यूट करते हैं। वो मनी को ये प्रिंट करके या क्वाइंस को मिंट करके, यानी कि वो ये आपको ये डायरेक्टली वो कंट्रीब्यूट करते हैं ये मनी सप्लाई में। और यानी कि ये तो आपको ये संस्थाएं जो है वो डायरेक्टली वो रिस्पॉन्सिबल हैं या उनको माना जाता है कि ये भारतवर्ष में ये मनी की ये प्रोड्यूसर्स हैं। अब इंटरेस्टिंगली एनफ, और इस बारे में आप लोग यानी कि उतनी जानकारी ये नहीं रखते होंगे या रखते भी होंगे, तो आपको इंटरेस्टिंगली एनफ एक चीज और बताए कि मनी के ये प्रोड्यूसर्स के रूप में ये कॉमर्शियल बैंक्स एक तीसरी यानी कि संस्था या इंस्टीट्यूशन जिसको कि ये कॉमर्शियल बैंक्स हम लोग बोलते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये पब्लिक सेक्टर में, या आपको ये पंजाब नेशनल बैंक है ये पब्लिक सेक्टर में, यानी कि ये पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में जो भी ये कॉमर्शियल बैंक्स है जो कि ये कॉमर्शियल ये बैंकिंग का काम करते हैं, यानी कि जिन सारे ये बैंक्स पे जाकर के हम लोग अपने ये फंड्स को या अपनी ये सेविंग्स को हम लोग डिपॉजिट करते हैं, या जहाँ से हम लोग यानी कि लोन लेते हैं या एडवांसेस लेते हैं, तो ये जो ये यानी कि कॉमर्शियल बैंक्स जो होती हैं इनको भी ये काउंट किया जाता है ये मनी के सप्लायर के रूप में। और किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में ये मनी सप्लाई के एक बहुत बड़े ये कंट्रीब्यूटर होते हैं ये कॉमर्शियल बैंक्स। अब यहाँ पे एक बात ये समझने वाली है कि क्या ये कॉमर्शियल बैंक्स के पास यानी कि नोट्स को ये प्रिंट करने की, उसको इशू करने की या क्वाइंस को मिंट करने की अथॉरिटी होती है? तो इसका जवाब है कि नहीं। यानी कि कॉमर्शियल बैंक्स जो है वो नोट को छाप करके या क्वाइंस को मिंट करके वो ये मनी सप्लाई में वो कंट्रीब्यूट वो नहीं करते हैं, बल्कि ये एक दूसरे माध्यम से ये मनी सप्लाई में कंट्रीब्यूट करते हैं जिसको कि ये क्रेडिट मनी या हम लोग ये डिमांड डिपॉजिट्स से बोलते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में ये मनी सप्लाई में ये कंट्रीब्यूशन देते हैं। यानी कि इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो ये कॉमर्शियल बैंक्स के पास जो लोन देने की कैपेसिटी होती है, यानी उनकी जो उसी को ये टेक्निकली हम लोग बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी या लोन गिविंग ये कैपेसिटी जो है, यानी कि लोन्स को वो दे करके मार्केट में वो यानी कि मनी सप्लाई में वो कंट्रीब्यूट करते हैं। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि आखिर ये कैसे, क्योंकि ये कॉमर्शियल बैंक्स के पास ये अधिकार तो होता है नहीं कि नोट को छापे, वो अधिकार तो आपको आरबीआई के पास है। और कॉमर्शियल बैंक्स यानी कि मनी के सप्लायर कैसे हुए? तो यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात है, ये समझिए कि कॉमर्शियल बैंक्स जो है ये मनी को ये प्रिंट करके या क्वाइंस को मिंट करके ये मनी सप्लाई में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, बल्कि वो आर्थिक व्यवस्था में यानी कि मार्केट में लोन्स को ये ग्रांट करके या क्रेडिट को ये क्रिएट करके, इसको ये टेक्निकली अगर बोला जाए तो ये क्रेडिट क्रिएशन जो कैपेसिटी ये कॉमर्शियल बैंक्स के पास होती है उनके माध्यम से ये लोग यानी कि मनी सप्लाई में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसके पीछे का राज क्या है? तो वो देखिए, अब मान लीजिए कि ये यानी कि कोई भी एक कॉमर्शियल बैंक है, तो कॉमर्शियल बैंक का मुख्य काम क्या है? तो कॉमर्शियल बैंक का मुख्य कार्य ये है कि डिपॉजिट्स को स्वीकार करना और ये लोन्स को ये ग्रांट करना। यानी कि डिपॉजिट
यानी हमारे आपके जैसे लोग जिनकी कि स्मॉलर ये सेविंग्स है, या हमारे पास जो भी सरप्लस पैसा जो बचता है उसको मुख्यतः हम लोग जाकर के ये कॉमर्शियल बैंक्स में हम लोग उसको डिपॉजिट करते हैं। और कॉमर्शियल बैंक उसी ये पैसे को एसेट्स के रूप में इस्तेमाल करते हुए वो मार्केट के अंदर वो लोन ग्रांट करता है। तो कॉमर्शियल बैंक्स का मुख्य कार्य आपको यही है कि डिपॉजिट्स को स्वीकार करना और ये लोन्स को ये ग्रांट करना। अब वहां ये स्थिति होती है कि वो जो डिपॉजिटर से जो लोन को वो आपको डिपॉजिट को स्वीकार करता है, मतलब अगर हम जाकर के किसी एक कॉमर्शियल बैंक में, हमारा मान लीजिए कि यानी कि एसबीआई में ये खाता है, अकाउंट है, हमने अपने ये सेविंग अकाउंट में जाकर के हमने यानी कि डिपॉजिट किया, उस यानी कि पैसे को ये जमा किया, तो उसके ऊपर वो हमें इंटरेस्ट देगा क्योंकि वो उस बैंक की लिएबिलिटी है, और उसी ये पैसे का यूज करके वो मार्केट के अंदर ये लोन देगा। तो जिन लोगों को ये लोन देगा उनसे वो इंटरेस्ट को ये चार्ज करेगा, यानी उनसे वो इंटरेस्ट लेगा। तो कॉमर्शियल बैंक से क्या करते हैं कि जिसको वो लोन देते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कॉमर्शियल बैंक्स के पास डिपॉजिट आपको जारी है ए व्यक्ति के द्वारा, यानी कि ये व्यक्ति ने डिपॉजिट किया ये कॉमर्शियल बैंक में, तो ये कॉमर्शियल बैंक जो है अगर वो डिपॉजिट लेगा ए से तो उसको वो इंटरेस्ट देगा कुछ ना कुछ। ठीक उसी प्रकार से अगर वो किसी पैसे को ये ग्रांट करता है लोन के रूप में ये बी के पास, तो इससे ये इंटरेस्ट लेगा। तो कॉमर्शियल बैंक हमेशा ये करते हैं कि कॉमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिटर्स को जो इंटरेस्ट देते हैं उसका रेट वो ये कम रखते हैं, और जिसको उन्होंने ये लोन ये ग्रांट किया है उसको उससे वो जो इंटरेस्ट लेते हैं उसका रेट वो कंपैरेटिवली वो ज़्यादा रखते हैं। तो इन दोनों इंटरेस्ट रेट्स के बीच जो अंतर होता है उसी को स्प्रेड बोलते हैं, और स्प्रेड जो है यही आपको ये कॉमर्शियल बैंक्स का ये प्रॉफिट है या उसकी एक कमाई है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं, यानी कि आपको बैंकिंग जो है वो एक प्रकार की एक कॉमर्शियल एक्टिविटी है। तो हम लोगों का ये क्वेश्चन था, यानी हम लोग इसके ऊपर ये चर्चा कर रहे थे कि ये कॉमर्शियल बैंक्स जो है वो किस प्रकार से वो मनी के यानी कि प्रोड्यूसर के रूप में या क्रिएटर्स के रूप में उनको यानी कि काउंट किया जाता है, क्यों आखिर उनको ये मनी का प्रोड्यूसर ये माना जाता है। तो यहां पे देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आप सपोज कीजिए कि ये कॉमर्शियल बैंक्स के पास अगर ये 100 रुपया अगर ये डिपॉजिट के रूप में आया है, तो 100 रुपया किसी एक व्यक्ति का डिपॉजिट तो है नहीं, यानी कि बहुत सारे लोग जो है ये कॉमर्शियल बैंक्स में यानी कि वो पैसा जमा करते हैं। मान लीजिए कि किसी का ये 5 रुपया जमा है, किसी का 10 रुपया जमा है, किसी का 20 रुपया जमा है। तो ऐसे ये करके मान लीजिए सपोज कीजिए कि किसी एक कॉमर्शियल बैंक के पास ये 100 रुपया ये डिपॉजिट हुआ। तो कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं वो अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से, यानी उनका अपना जो बिजनेस का एक्सपीरियंस है, अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से इस चीज को जानते हैं कि जितने भी लोगों ने हमारे पास ये डिपॉजिट ये किया है वो सारे लोग एक ही बार में वो आकर के तो हमसे यानी कि वो पैसे का डिमांड तो करेंगे नहीं, यानी अपने पैसे को विड्रॉ तो वो करेंगे नहीं। क्योंकि मान लीजिए कि अगर ये 100 रुपया अगर किसी बैंक के पास जमा हुआ है और अगर ये 10-10 रुपया अगर मान लीजिए कि 10 व्यक्ति ने अगर ये जमा किया है, तो बैंक इस चीज को जानते हैं कि 10 जो लोग हैं वो सारे लोग एक ही बार आकर के वो अपना ये पैसा का डिमांड तो करेंगे नहीं, यानी कि ये बैंक से विड्रॉ तो ये करेंगे नहीं।
क्योंकि अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि सारे लोग यानी कि दसों लोग आकर के ये बैंक के सामने ये लाइन लगा दे कि हमको अपना पैसा विड्रॉ करना है, और अगर ऐसी स्थिति हो जाए ये बैंक्स के पास, तो बैंक तो यानी कि बैंकरप्ट हो जाएगी। तो बैंक्स जो है, कॉमर्शियल बैंक्स इस चीज को जानते हैं कि हमारा जो भी ये डिपॉजिट हमारे पास आया है, मान लीजिए कि 100 रुपया आया है, तो उस पैसे को जितने भी लोगों ने डिपॉजिट किया है या जमा किया है वो सारे लोग जो हैं वो एक ही बार आकर के विड्रॉ नहीं कर लेंगे या हमसे डिमांड नहीं कर देंगे कि हमको हमारा पैसा चाहिए। तो बैंक्स ये क्या करते हैं, तो बैंक्स अगर मान लीजिए कि 100 रुपया उसके ऊपर यानी उनके यहां डिपॉजिट के रूप में आया है, तो ये बैंक की ये 100 रुपया लियाबिलिटी है। लियाबिलिटी का ये अर्थ हुआ कि अगर डिपॉजिटर्स वो कभी डिमांड करेंगे तो ये बैंक को उसे ये लौटाना है। लेकिन बैंक इस भी चीज को जानता है कि ये 100 रुपया में जितने भी लोगों ने जमा किया है वो सारे लोग एक ही बार आकर के यानी कि अपने पैसे की मांग ये नहीं करेंगे हमसे। तो 100 रुपये की लियाबिलिटी को बीट करने के लिए कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं इसका एक सर्टेन ये परसेंटेज यानी कि रिजर्व के रूप में अपने पास ये रख लेते हैं। यहां सपोज कीजिए कि यानी कि मान लीजिए कि 10% ये रिजर्व के रूप में अगर ये बैंक ये रख रहे हैं अपने पास, यानी कि 100 रुपये की लियाबिलिटी को मीट करने के लिए बैंक जो है वो अपने पास एनी टाइम 10 रुपया जो है वो अपने पास वो रखेगा, और ये 90 रुपया वो लोन के रूप में वो मार्केट में वो दे देगा। हमारी बात अगर आपको यह समझ में आ रही है तो इस चीज को आप समझिए कि 100 रुपया चूंकि ये कॉमर्शियल बैंक की लियाबिलिटी है, और इस ये 100 रुपये की लियाबिलिटी को मीट करने के लिए बैंक जो है इसका ये 10% का रिजर्व जो है वो अपने पास हमेशा वो रखता है। यानी सपोज कीजिए हमने ये 10% आर्बिट्रली ले लिया है, तो वो रखता है अपने पास। यानी कि 100 रुपये की लियाबिलिटी को बीट करने के लिए वो 10 रुपया एनी टाइम अपने पास वो रख रहा है। यानी कि मान लीजिए कि 1-2 लोग अगर आ गए अपना कुछ पैसा निकालने के लिए, तो ये बैंक उनको क्या कर देगा, यानी कि दे देगा, यानी अपनी लियाबिलिटी को वो मीट कर लेगा। अब 90 रुपया उसके पास यानी कि कॉमर्शियल बैंक्स के पास ये बचा है, जिसको कि वो मार्केट में लेंड करेगा। अब मार्केट में जब वो लेंड करेगा तो इसको आप ऐसे समझिए कि कॉमर्शियल बैंक्स ये किसी को भी ये लोन देते हैं तो ये कैश के रूप में वो नहीं देते हैं। वो हमेशा जो भी ये बोरोवर है, यानी मान लीजिए कि अगर हम कोई लोन लेने के लिए जाए ये बैंक के पास, तो जो बैंक जो है अगर उसने लोन को ये ग्रांट कर दिया तो मेरे नाम पे एक लोन अकाउंट को वो खोलता है, और मेरे ये लोन अकाउंट में जो भी ये बोरोड अमाउंट है, मतलब मैंने जितना भी ये कर्ज लिया है वो पैसा वो ये क्रेडिट कर देगा उसमें। मतलब एक्चुअल मनी का ट्रांसफर नहीं होता है। मतलब आप बात को समझिए कि अगर ये 100 रुपये की लियाबिलिटी है शुरुआती यानी दौर में, इस लियाबिलिटी को मीट करने के लिए 10 रुपया वो अपने पास रख रहा है एनी टाइम। 90 रुपया उसने मार्केट में ये लेंड कर दिया। अब 90 रुपया जो वो लेंड कर रहा है तो वो ये कैश के रूप में नहीं कर रहा है, बल्कि वो यानी कि जो भी ये बोरोवर है उसका एक लोन अकाउंट खोलता है, और उस ये लोन अकाउंट में वो ये क्रेडिट कर देता है। अब क्रेडिट कर देता है तो वो पैसा वो डिमांड डिपॉजिट है, मतलब एक्चुअल मनी वो हमको नहीं दे रहा है, बल्कि वो डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में हमारे अकाउंट में उसने उस पैसे को ये क्रेडिट कर दिया। अब आप समझिए कि उसके पास उस ये बैंक के पास 100 रुपया ये पहले से, इसको ये प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं, 100 रुपया उसके पास ये प्राइमरी डिपॉजिट है। इस लियाबिलिटी को मीट करने के लिए वो 10 रुपया अपने पास वो रख रहा है,
और 90 रुपया उसने ये लोन के रूप में ये ग्रांट कर दिया आपको, यानी कि जो बोरोवर है उनको। और उसने एक्चुअल ये पैसे के रूप में उसने ये नहीं दिया, यानी कि लोन अकाउंट में उसने ये क्रेडिट कर दी। यानी कि उसको एक नजरिए से देखा जाए तो ये बैंक्स जो है, ये कॉमर्शियल बैंक्स, अगर वो 90 रुपया वो लेंड कर रहा है तो एक्चुअल में वो अपने लिए लियाबिलिटी को बढ़ा रहा है। यानी कि अब उस कॉमर्शियल बैंक की लियाबिलिटी जो है वो 190 रुपये की हो गई। यानी कि 100 रुपया तो ये प्राइमरी डिपॉजिट है, यानी शुरुआती दौर में जिन लोगों ने ये 100 रुपया ये जमा किया ये बैंक के पास, ये उसकी लियाबिलिटी है। और 90 रुपया उसने ये लोन के रूप में जो दिया है, जिस अमाउंट को उसने ये क्रेडिट किया है ये बोरोवर्स के अकाउंट में, जो कि डिमांड डिपॉजिट के रूप में है, तो ये भी ये बैंक की लियाबिलिटी है। यानी कि ये बैंक जो है वो अपनी लियाबिलिटी को बढ़ा रहा है। अब 190 रुपये की लियाबिलिटी हो गई बैंक की। 100 रुपया ये प्राइमरी डिपॉजिट है और ये 90 रुपया जो है उसने ये लोन के रूप में उसने ये क्रेडिट किया है, ये किसको, तो जो ये बोरोवर्स है उनके अकाउंट पे। अब आप याद कीजिए, उसके पास ये 100 रुपया ये प्राइमरी डिपॉजिट है। तो अब इसका ये अर्थ हुआ कि अब इस 190 रुपये की लियाबिलिटी को बीट करने के लिए अब ये कॉमर्शियल बैंक्स को अपने पास रखना होगा कितना, तो 100 में से, यानी आपको 190 रुपये की लियाबिलिटी को मीट करने के लिए, यानी 190 आपको इसका ये 10%, यानी 19 रुपया उस कॉमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होगा। ये किस रूप में, यानी कि रिजर्व के रूप में। अब आप देखिए, तो 19 21 यानी 81 रुपया। अब ये प्राइमरी डिपॉजिट में से 81 रुपया ये गवर्नमेंट के कॉमर्शियल बैंक के पास ये बच गया, जिसको कि वो यानी कि फर्दर वो लेंड करेगा। अगेन आपको याद रहे कि जो लेंडिंग होगी, यानी कि जो वो ये पैसा जो यानी कि लोन के रूप में वो मार्केट में देगा, तो किसी को एक्चुअल मनी नहीं देगा, बल्कि वो यानी कि उस बोरोवर का एक लोन अकाउंट खोलेगा और उस पैसे और उस अकाउंट में वो उस पैसे को ये क्रेडिट कर देगा। यानी कि 81 रुपया उसने ये फिर से ये लोन दे दिया, 81 रुपया ये उसने ये फिर लोन दे दिया। तो 81 रुपया जो उसने ये लोन दिया, ये डिमांड डिपॉजिट के रूप में वो दे रहा है, क्योंकि हर एक प्रकार के लोन्स जो होते हैं उसके यानी उस खाते में जो भी पैसा ये क्रेडिट हो रहा है वो सब ये डिमांड डिपॉजिट्स हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जो भी ये बोरोवर है वो जब भी चाहे वो जाकर के अपने ये लोन अकाउंट से जितना पैसा उसमें है उसमें से वो विड्रॉ कर सकता है, वो डिमांड डिपॉजिट है। यानी कि बैंक जो है वो अपनी लियाबिलिटी को बढ़ा रहा है। शुरू में ये प्राइमरी डिपॉजिट, फिर ये 90 रुपया उसने ये ग्रांट किया, फिर 81 रुपया, यानी कि अब 1 9 8 17, यानी कि अब उसकी जो लियाबिलिटी है यानी कि 271 रुपये की हो गई। अब इसका ये 10% जो है वो अब अपने पास वो रिजर्व के रूप में रखेगा, जिससे कि वो उस अपनी लियाबिलिटी को ये मीट कर सके। यानी कि समय की कोई भी ये लोन्स होते हैं वो डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में होते हैं। तो ये कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं वो एक्चुअली लोन्स को ये ग्रांट करके, चूंकि वो ग्रांट करते हैं डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में, तो यानी कि कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं वो अपनी लियाबिलिटी को बढ़ा रहे होते हैं। और ये कब तक वो ऐसा कर पाएगा कॉमर्शियल बैंक्स, तो जब उसके पास ये प्राइमरी डिपॉजिट के रूप में जो ये 100 रुपया जो जमा है, जब ये पूरा पैसा जब एग्जॉस्ट हो जाएगा, यानी कि ये पूरा पैसा जो है उसको आवश्यकता जब ये पड़ जाएगी कि हाँ अब ये 100 का 100 रुपया हमको हमारे पास ये रखना होगा,
अपनी लियाबिलिटी को मीट करने के लिए। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये 100 रुपया उसके पास ये प्राइमरी डिपॉजिट है और ये 10 रुपया ये रिजर्व उसको अपने पास रखने की आवश्यकता है, तो 100 का ये 10 गुना आप ये कैलकुलेट करके आप देखिएगा, तो 100 का जब ये 10 गुना जब वो लेंड कर देगा मार्केट पे, यानी कि उधार के रूप में वो दे देगा, तो उस समय उसकी लियाबिलिटी जो है वो यानी कि 100 रुपये की हो जाएगी ये 10% ये रिजर्व के हिसाब से। यानी कि ये 100 रुपया अपने पास ये प्राइमरी डिपॉजिट रखते हुए कॉमर्शियल बैंक्स जो है इस ये 100 रुपये का ये 10 टाइम्स वो ज़्यादा वो लोन वो ग्रांट कर सकते हैं। यानी 1000 रुपया ये ग्रांट कर सकते हैं मार्केट में ये लोन्स के रूप में। यानी कि अगर ये 10% ये रिजर्व रखने की आवश्यकता है और अगर यानी प्राइमरी डिपॉजिट अगर ये 100 रुपया उनके पास है, तो यानी 100 रुपये का ये 10 गुना यानी कि 1000 रुपया वो मार्केट में वो लेंड कर सकते हैं डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में, यानी कि लोन्स के रूप में। और डिमांड डिपॉजिट्स जो होती हैं ये हमेशा याद रखिएगा ये मनी सप्लाई का पार्ट है। तो इसीलिए ये कॉमर्शियल बैंक्स को माना जाता है कि ये मनी सप्लाई के ये पार्ट है, यानी कि ये भी ये मनी के प्रोड्यूसर्स हैं। लेकिन ये कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं ये मनी सप्लाई में कंट्रीब्यूशन जो है यानी नोट को छाप करके या कॉइन्स को मिंट करके नहीं करते हैं, बल्कि मार्केट के अंदर डिमांड डिपॉजिट्स को ये क्रिएट करके, यानी कि आपको ये लोन्स को ये ग्रांट करके वो मनी सप्लाई में कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट्स भी ये मनी सप्लाई का पार्ट है। तो इसीलिए आप देखिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अपनी जब ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है या क्रेडिट पॉलिसी बनाता है, तो वैसी स्थिति में वो हमेशा यानी कि इस चीज को रेगुलेट करता है कि चूंकि यानी मनी सप्लाई में ये बहुत बड़े ये कंट्रीब्यूटर होते हैं कॉमर्शियल बैंक्स, तो कॉमर्शियल बैंक्स के पास जो डिपॉजिट्स ये जा रही हैं या कॉमर्शियल बैंक्स की जो यानी कि लेंडिंग कैपेसिटी है, उस ये लेंडिंग कैपेसिटी को वो रेगुलेट करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है, यानी कि ये किसी भी आपको यानी इकोनॉमी के सिस्टम में। तो खैर हो सकता है कि थोड़ा एक वीडियो में बात समझ में नहीं आए, एक वीडियो और हम इसके बारे में ये बनाएंगे, इस यानी कि ये कॉमर्शियल बैंक से किस प्रकार से ये मनी सप्लाई में कंट्रीब्यूट करते हैं, इसका एक और ये वीडियो बनाएंगे। लेकिन एक इनिशियल आइडिया तो आपको यहाँ से हो गया होगा। और आपको यही कारण है कि मनी सप्लाई के जो 3 इंस्टीट्यूशंस है भारतवर्ष में, वो आपको हमेशा याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और कॉमर्शियल बैंक्स भी है। लेकिन ये कॉमर्शियल बैंक्स यानी मनी सप्लाई में ये कंट्रीब्यूट करते हैं, वो यानी कि वो किस रूप में, तो ये लोन्स को ग्रांट करके या क्रेडिट क्रिएशन जिसको बोलते हैं उसको ये करके, और ये काफ़ी ह्यूज मात्रा में ये मनी सप्लाई में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आशा है आपको ये बात इस समझ में ना आपको आई होगी, और कोशिश होगी कि एक दो वीडियो और इसके ऊपर ये बनाया जाए, जिससे कि ये जो चीज़ है, ये जो इशू है और भी ज़्यादा स्पष्ट हो सके। तो आज का जो वीडियो था वो एजुकेशनल ये पर्पस के लिए था, और हमें आशा है कि आपको ये बात इस समझ में आई होगी। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वैसे वैसे एरिया को ये पिन पॉइंट करके उसके ऊपर ये वीडियोस ये बनाया जाए, जिसका कि कुछ ना कुछ एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव ये पर्पस हो। क्योंकि किसी ये सेंसेशन यानी कि सेंसेशन को ये क्रिएट करना ये हम लोगों का यानी कि इंटेंशन नहीं है। क्योंकि ये किसी ने बोला कि ये पहलगाम मुद्दे पे बनाते हैं, ये कहीं बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो मुद्दा तो बहुत ही गंभीर है। लेकिन जिस तरीके से ये सोशल मीडिया में उन सब सारे चीज़ों के बारे में ये गंध लोगों ने ये फैला रखी है,
तो उससे उस मुद्दे का जो सीरियसनेस है वो कहीं ना कहीं वो जियोपार्डाइज्ड हो रहा है। ये टाइम है कि ये काफ़ी ये सेंसिटिविटी से भरा हुआ ये कदम लेने की ज़रूरत है सरकार को, और सरकार उस मुद्दे को देख रही है। और हम लोगों को एक जिम्मेवार ये यानी कि नागरिक, और उससे भी ज़्यादा एक जिम्मेवार ह्यूमन बीइंग की तरह हम लोगों को बिहेव ये करना चाहिए। और ऐसी ये कोई भी चीज़ ये नहीं होनी चाहिए जिससे कि हमारे ये समाज के अंदर डिविजन्स पैदा हो। तो अभी तो खैर उस मुद्दे के ऊपर अभी इरादा नहीं है वो सब सारी चीज़ों के ऊपर ये वीडियो बनाने का। जब समय आएगा तो हम लोग ये देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपने इस वीडियो को ये ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत ये धन्यवाद।